नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा भारत सेवाश्रम संघ, रामकृष्ण मिशन और इस्कॉन पर दिए विवादित बयान से पूरे देश के साधु संत आक्रोशित। 24 मई को कोलकाता में करेंगे विरोध प्रदर्शन। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार और उत्तर प्रदेश में जनसभाओं को किया संबोधित। कहा, इंडी गठबंधन की पहचान सांप्रदायिकता, जातिवाद और परिवारवाद। प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम में लिया हिस्सा। चुनावी रण में एनडीए के दिग्गजों ने भरी हुंकार तो इंडिया के स्टार प्रचारकों ने दिखाया दम। आजमगढ़ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की जनसभा में हंगामा। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर फेंकी कुर्सियां। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल मारपीट मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन। दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका की खारिज। विदेश से फंडिंग पर घिरी आम आदमी पार्टी। भारतीय शेयर बाजार की ऐतिहासिक छलांग। पहली बार मार्केट वैल्यू $5 ट्रिलियन के पार। भारतीय शेयर बाजार बना दुनिया का 5वां सबसे बड़ा बाजार। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। साधु संतों के खिलाफ ममता बनर्जी के विवादित बयान से सियासी संग्राम मचा हुआ है। साधु संतों पर राजनीति का आरोप लगाकर ममता अपने ही गढ़ में घिर गई हैं और ये मामला अब तूल पकड़ रहा है। सोमवार को भारत सेवाश्रम संघ के संत कार्तिक महाराज सीएम ममता बनर्जी को कानूनी नोटिस भेज चुके हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से 4 दिन के भीतर जवाब मांगा है, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की बात कही है। कार्तिक महाराज ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा किए गए दावे बिल्कुल झूठ और गुमराह करने वाले हैं। मैंने केवल भारत की संस्कृति और धर्म के बारे में बात की है। पूरे पश्चिम बंगाल में लाखों लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने साधुत्व प्राप्त करने के लिए अपना स्वयं का श्राद्ध किया है, इसलिए मुख्यमंत्री मेरे बारे में क्या कहती हैं ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। बता दें कि हुबली और आरामबाग की एक जनसभा में ममता बनर्जी ने कहा था कि वो कार्तिक महाराज को संत नहीं मानती हैं क्योंकि वो दिल्ली के इशारे पर काम कर रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी की टिप्पणी के खिलाफ अब संत समाज एकजुट हो गया है और कोलकाता में 24 मई को एक विरोध रैली का आयोजन किया जा रहा है। ममता के बयान से आहत साधु संत नंगे पैर सड़कों पर उतरेंगे और संत स्वाभिमान यात्रा में भाग लेंगे। इस यात्रा में बहरामपुर भारत सेवाश्रम संघ के अध्यक्ष कार्तिक महाराज हिस्सा लेंगे। वहीं भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की विवादित टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इस्कॉन, भारत सेवाश्रम संघ, रामकृष्ण मिशन और उनके भिक्षुओं पर ममता बनर्जी की तीखी टिप्पणी ने पश्चिम बंगाल में एक तूफान खड़ा कर दिया है। उन्होंने बताया कि सभी संप्रदाय और पंथों के हिंदू संत शुक्रवार को बाग बाजार निवेदिता पार्क से स्वामी विवेकानंद के जन्म स्थान तक संत स्वाभिमान यात्रा आयोजित करने जा रहे हैं। अमित मालवीय ने लिखा कि राजनीति को अलग रखें तो भी टीएमसी को एहसास होना चाहिए कि उन्होंने क्या कदम उठाया है। ऐसे भक्तों के क्रोध से कोई भी बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा, जिनकी इस उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता निस्वार्थ है। वास्तव में ममता बनर्जी को संतों से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्हें इस्लामिक धार्मिक संघों को अपने अनुयायियों से टीएमसी को वोट देने के लिए कहने वाले फतवे जारी करने से भी रोकना चाहिए। ममता बनर्जी को धर्म को राजनीति से दूर रखना चाहिए और हिंदुओं का अपमान करना बंद करना चाहिए। इस बार ममता बनर्जी ने जो किया है वो उन्हें हमेशा परेशान करता रहेगा। बहुत हो गई उनकी हिंदू विरोधी बयानबाजी। अगली खबर की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां जारी हैं। पीएम ने बिहार और उत्तर प्रदेश में जनसभाओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडी गठबंधन को भ्रष्टाचारियों का मंच बताया। उन्होंने इसे सांप्रदायिक, घोर जातिवादी और परिवारवादी पार्टियों का गठबंधन करार दिया। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन के लोग सिर्फ अपने परिवार के लोगों का भला सोचते हैं।
इंडी गठबंधन का मंच राजनीतिक मंच नहीं, लाखों करोड़ों के घोटालेबाजों का सम्मेलन है। भ्रष्टाचार का अता पता, उसका नाम है इंडी गठबंधन। इनके मंच पर करीब 20 लाख करोड़ रुपए के घोटालेबाज एक साथ बैठते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी सरकारों में देश सांप्रदायिकता की आग में जले। ये वो लोग हैं जिन्होंने सालों तक देश को जातिवाद में बांटकर पिछड़ों का हक मारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्वी चंपारण में एक चुनावी जनसभा में कहा कि 21वीं सदी का भारत इंडी गठबंधन के पापों के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने कहा कि 4 जून को इंडी गठबंधन के इरादों पर बड़ा प्रहार होगा। 4 जून को इंडी वालों के इरादों पर सबसे बड़ा प्रहार होगा। ये प्रहार होगा देश में भ्रष्टाचार पर, ये प्रहार होगा तुष्टीकरण की राजनीति पर, ये प्रहार होगा टुकड़े टुकड़े गैंग पर, ये प्रहार होगा समाज को लड़ाने वाली गंदी सोच पर, ये प्रहार होगा सनातन को गाली देने वाली विकृत मानसिकता पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सपा सरकार के दौर में व्याप्त माफिया राज पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि तब युवाओं को घूस लेकर और जाति देखकर नौकरी दी जाती थी। उन्होंने तत्कालीन सपा सरकार पर युवाओं के सपनों से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। सपा सरकार में माफिया गरीबों की जमीनों पर कब्जा करता था। अब उसके अवैध महल तोड़कर भाजपा सरकार वहां गरीबों के लिए घर बनवा रही है। साथियों, प्रयागराज शिक्षा का इतना बड़ा केंद्र है। यहां के युवा कभी भूल नहीं सकते सपा सरकार कैसे आपके सपनों का सौदा करती थी। मेहनत आपकी, योग्यता आपकी, लेकिन नौकरी किसी और को मिलती थी। नौकरी दी जाती थी जाति देख करके, नौकरी मिलती थी घूस देने वालों को। यूपी पीएससी को इन लोगों ने परिवार सर्विस कमीशन बना दिया था। यूपी की कितनी प्रतिभाओं का भविष्य इन लोगों ने बर्बाद कर दिया था। साथियों, इंडी गठबंधन वालों की नाव डूब रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने पूर्ववर्ती सरकार के दौर की याद दिलाई और कहा कि कांग्रेस आई, महंगाई लाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार रही होती तो महिलाओं की रसोई का बजट बढ़ गया होता। उन्होंने बताया कि वो इस बात का प्रयास करते हैं कि महिलाओं के खर्च कम हों और उनकी बचत बढ़े। कांग्रेस आई, महंगाई लाई। कांग्रेस सरकार रही होती तो आज आपकी रसोई का बजट 2 गुना 3 गुना बढ़ चुका होता। लेकिन ये भाजपा है, ये गरीब का बेटा मोदी है।
मोदी लगातार प्रयास करता है कि आपके खर्चे कम हो और आपकी बचत ज्यादा बढ़े। मोदी ने मुफ्त राशन की योजना चलाई हुई है ताकि गरीब का घर का चूल्हा जलता रहे। पीएम मोदी ने नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने से पहले सभा में मौजूद महिलाओं का अभिनंदन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में मातृशक्ति ने पीएम मोदी का फूल बरसाकर स्वागत किया। से लड़ो लड़ो आगे तुम बढ़ो बढ़ो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी के संकट मोचन मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ओडिशा के दौरे पर हैं। इस दौरान भाजपा नेता अमित शाह ने ढेंकनाल में एक जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि ओडिशा पर कोई तमिल बाबू शासन कर सकता है क्या? नवीन बाबू ने तमिल बाबुओं को ओडिशा का राजा बना दिया है। इन तमिल बाबुओं ने ओडिशा में लूट मचाई है। ओडिशा पर कोई तमिल बाबू शासन कर सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकता है क्या? ये नवीन बाबू ने तमिल बाबुओं को हमारा ओडिशा का राजा बना दिया है। ये ओडिया के सम्मान का सवाल है। एक बार ये बीजेडी की सरकार उखाड़ कर फेंक दो। यहां पर इसी भूमि का धरती पुत्र, ओडिया भाषा बोलने वाला युवा मुख्यमंत्री देने का काम भारतीय जनता पार्टी। ये बाबुओं ने ओडिशा के अंदर लूट मचाई है। हमारे खनिज, हमारे खदान बेच खाए हैं। मैं आपको वादा करता हूं, भाजपा की सरकार बनाओ। ये जिन जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, इस सभी बाबुओं को जेल के सलाखों के पीछे डालने का काम हम करें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बोकारो में धनबाद लोकसभा भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो के पक्ष में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सरकार देश और समाज बनाने के लिए बनाई जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा विश्व के कल्याण के लिए भारत को महाशक्ति बनाना चाहती है। भारत को हम समान भारत बनाना चाहते हैं। भारत को सशक्त भारत बनाना चाहते हैं। भारत को विश्व की महाशक्ति हम बनाना चाहते हैं। विश्व की महाशक्ति बनाना चाहते हैं तो दुनिया अपेक्षी इस पर आक्रमण करने के लिए नहीं, पर पूरे विश्व के कल्याण के लिए भारत को हम विश्व की महाशक्ति बनाना चाहते हैं। यह है हमारी सोच। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सिद्धार्थनगर में रैली की। इस रैली को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग पाकिस्तान का राग अलापते हैं उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग हिंदुस्तान में रहकर के पाकिस्तान का राग अलापते हैं, मैं उनसे बोलना चाहता हूं, क्यों हिंदुस्तान पे बोझा बने हुए हो? चले जाओ पाकिस्तान में। भारत 4 वर्ष से फ्री में 80 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा दे रहा है और पाकिस्तान में 23 करोड़ की कुल आबादी, और वो अभी भूखों मर रही है। और इसी में ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ मत बोलो, उसके पास एटम बम है। मैंने कहा एटम बम हमारे पास भी है। हम भी जानते हैं पाकिस्तान तो कुछ दुस्साहस किया नहीं कि उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा।
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा जो संपन्न राज्य के रूप में जाना जाता था वो आज कर्ज में डूब रहा है। तरक्की का रास्ता यहाँ की सरकार भूल गई है कि यहाँ के सरकार के पास रिसोर्सेस बहुत है और अच्छी तरह से कोई किसी को बोझा न बनते हुए वो ठीक ढंग से सरकार चलाएंगे। इस राज्य के ऊपर कुल 70,000 करोड़ था कर्जा। 2014 और 2024 के बीच ये कर्ज बढ़कर 3,16,000 करोड़ रुपए हो गया, अब 4.5 हो गया। आजमगढ़ के लालगंज लोकसभा क्षेत्र के सरायमीर में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की जनसभा में उनके आने के बाद जमकर बवाल हुआ। बेलगाम कार्यकर्ताओं द्वारा जब उपद्रव शुरू कर दिया गया तब पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया। इस दौरान जमकर कुर्सियां तोड़ी गईं और कुर्सियों से एक दूसरे पर वार किया गया। अखिलेश यादव मंच पर बैठे रहे और संचालक लगातार लोगों से अपील करते रहे, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ा। मंच के सामने पहुंचने की होड़ के चलते चारों तरफ से कार्यकर्ता आपस में ही गुत्थम गुत्था करने लगे थे। पुलिस कर्मियों को स्थिति को संभालने में काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा और किसी प्रकार से लाठीचार्ज कर स्थिति को काबू करने की कोशिश की गई। बता दें कि 6वें चरण में आजमगढ़ में 25 मई को मतदान को लेकर अखिलेश यादव की जनपद में ये पहली जनसभा थी, लेकिन इसमें जिस प्रकार से हंगामा हुआ उसने फिर से कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि काफ़ी मशक्कत के बाद जनसभा की फिर से शुरुआत की गई। अखिलेश यादव ने अपनी बातों को रखा। झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन ने जमशेदपुर के गोपाल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा और पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। सीएम चंपाई सोरेन ने इंडी गठबंधन के झामुमो प्रत्याशी समीर मोहंती के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। सभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता के साथ शामिल हुए। इसके अलावा झारखंड के विधायक रामदास सोरेन, मंगल कालिंदी, संजीव सरदार सहित कई वरिष्ठ नेता भी सभा में उपस्थित हुए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज दिल्ली के जाट चौक चौपाल से पालम रेलवे स्टेशन तक रोड शो किया। रोड शो के दौरान समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली। भाजपा अध्यक्ष ने लोकसभा चुनाव में पार्टी की जीत का दावा किया। दिल्ली की 7 सीटों पर 25 मई को मतदान होना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के रिठाला में विशाल रोड शो किया। रोड शो के दौरान भारी समर्थकों की भीड़ देखने को मिली। रक्षा मंत्री ने कहा, योगेंद्र चंदोलिया अपने संसदीय क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय व्यक्ति हैं। वो लंबे समय से भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। इसके साथ ही रक्षा मंत्री ने योगेंद्र चंदोलिया के भारी मतों से जीतने की बात कही। आगामी 25 मई को लोकसभा चुनाव 2024 के 6ठे चरण में दिल्ली में मतदान होना है। 7 लोकसभा सीटों में से एक है पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट। यहां कुल 20 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कौन है ये उम्मीदवार और किन के बीच हो सकता है मुख्य मुकाबला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना अपनी इस खास रिपोर्ट में। पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट राजधानी की 7 लोकसभा सीटों में से एक। इस सीट में 10 विधानसभा सीट आती हैं, जिनमें लक्ष्मीनगर, कृष्णानगर, गांधीनगर, विश्वासनगर, शाहदरा, कोंडली, त्रिलोकपुरी, जंगपुरा, पटबड़गंज और ओखला शामिल हैं। इस बार इस सीट पर कुल 20 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस बार भाजपा ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम के महापौर रहे हर्ष मल्होत्रा को पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। जहां झुग्गी वहां मकान होगा तो वहां साफ सुथरी सड़कें, सीवर की व्यवस्था, पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था, ऐसा पार्क भी जहां पर वहां के नागरिक बैठ के अपनी बातचीत कर सके, थोड़ा घर से बाहर भी ग्रीनरी में बैठ सके। मेरे मन में सबसे पहली प्रायोरिटी ये लगती है। आम आदमी पार्टी ने इस बार विधायक कुलदीप कुमार पर दांव खेला है। बेरोजगारी का है, देश के संविधान को बचाने का है, देश के लोकतंत्र को बचाने का है। और लोकल की बात करूं तो ऐसा मुद्दा है कि जो सांसद यहाँ रहे
5 सालों में वो आज तक जनता के बीच में कभी आए नहीं, कोई काम उन्होंने किया नहीं, कोई बलात्कार उन्होंने बनाया नहीं, कोई सड़क उन्होंने बनाई नहीं, पुलिस की व्यवस्था उन्होंने देखी नहीं, तो उन्होंने कोई काम यहाँ पे नहीं किया। आज उन मुद्दों को लेकर हम बीच में जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने यहां मोहम्मद वकार चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। वकार चौधरी लंबे समय तक आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं। मैं महिला सुरक्षा की बात कर रहा हूं, मैं युवाओं के रोजगार की बात कर रहा हूं, मैं जो महंगाई बेतहाशा महंगाई हो रही है उसकी बात कर रहा हूं, जो दलित और मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है मैं उसके लिए बात कर रहा हूं। मेरे मेन मुद्दे ये हैं। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, जो बुनियादी सुविधाएं उनको लेके हम लोग चुनावी मैदान में हैं। क्षेत्र के मतदाताओं के भी अपने अलग अलग मुद्दे हैं। कोई देश को मजबूत करने के नाम पर वोट करने की बात कर रहा है, तो कोई पूर्वी दिल्ली के विकास के नाम पर बेहतर नेतृत्व चाहता है। पूर्वी दिल्ली में विकास चाहिए हमें, और जो गवर्नमेंट विकास करेगी उसको हम वोट देंगे, और जो देश को मजबूत और शक्तिशाली बनाए अपना। हम उस सरकार को चुनना चाहते हैं जो कि देश हित में कार्य करे, उम्मीदवार, और जनता की सेवा करे, और जनता की अगर जो दुख तकलीफ है उसको वो पूरा करे। 20 से ज़्यादा लगभग ये कैंडिडेट हैं पूर्वी दिल्ली के अंदर, और मैं ये सोचता हूँ कि जो आज के मौके में जो पार्टी बहुत अच्छी है उसको हम चुनते हैं, और उनको चुनते हैं जो देश के लिए। मैं एक सर्विसमैन हूँ, सीनियर सिटीज़न हूँ, और मेडलिस्ट भी हूँ, ये भी मैं कह सकता हूँ। लेकिन जो आज देश की मजबूती आई है वो भी हमें देखना है कि इसके अंदर जो हमेशा उनको बरकरार रखना है। नेता तो वही होना चाहिए जो हमारा विकास कर पाए। अब जैसे अभी जितनी गर्मी बढ़ी है उतनी ही लाइट का कट ऑफ शुरू हो गया है। भाई अभी तो चुनाव हुआ भी नहीं है, चुनाव से पहले ही लोग गर्मी से जूझ रहे हैं, गर्मी के साथ साथ बिजली से भी जूझ रहे हैं। दूसरा ये है कि जितनी सारी समस्याएं हैं, चाहे वो MCD की हों, लोगों को कहीं ना कहीं पानी की प्रॉब्लम है। जब लाइट नहीं आएगी तो पानी नहीं आएगी, कभी पानी बंद हो जाते हैं पीछे से, लोगों का पानी आना बंद हो जाता है, पानी आ रहा होता है तो गंदा आ रहा होता है। तो लोग ये चाहते हैं कि बदलाव जरूरी है। इस बार पूर्वी दिल्ली में कुल 21,20,584 मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। इसमें पुरुष मतदाताओं की बात करें तो इस बार कुल 11,51,211 पुरुष मतदाता हैं और 9,69,269 महिला मतदाता, जबकि 104 अन्य मतदाता हैं। पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर भाजपा, बसपा और आम आदमी पार्टी समेत कुल 20 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें 8 निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हैं। क्षेत्र के 21,20,584 मतदाता किसे अपना प्रतिनिधित्व सौंपते हैं, ये तो आने वाली 25 मई ही तय करेगी। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। बिहार के महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से साल 2014 और 2019 से लगातार 2 बार भाजपा के सांसद रहे जनार्दन सिग्रीवाल को इस बार फिर भाजपा ने महाराजगंज से पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। सिग्रीवाल क्षेत्र में 10 सालों में किए गए अपने विकास के कार्यों को अपनी जीत की गारंटी मानते हैं। हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से खास बातचीत की। बिहार सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे और उसके बाद 2014 और 2019 में लगातार शानदार जीत हासिल की महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी ने। सर, क्या लगता है महाराजगंज में आज की सभा के बाद आपका ग्राफ और आगे बढ़ा? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री महाराजगंज के एक गांव में आए थे, सुदूर गांव में, और मोदी जी के आने के पहले यहाँ चल रहा था लहर। आज आने के बाद यहाँ लहर तूफान में बदल गया है। कमल के सामने का लोग बटन दबाएंगे और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे और महाराजगंज से उनके सेवक, ये महाराजगंज के सेवक जनार्दन सिग्रीवाल को भारी बहुमत के अंतर से जिताएंगे। सर, आपसे मतदाता अगर वोट देने जाए तो आपसे पूछेंगे 10 सालों में सिग्रीवाल साहब का क्या हिसाब किताब रहा? मैं 10 साल पहले माने 14 में जब चुनाव लड़ने गया था, 23 से महाराजगंज क्षेत्र के सैकड़ों गाँव में, गांव के बाहर तख्तियां लटके रहते थे कि बिजली नहीं तो वोट नहीं, सड़क नहीं तो वोट नहीं, शौचालय नहीं तो वोट नहीं, पानी नहीं तो वोट नहीं। लेकिन हम गर्व से आज कह सकते हैं कि आज एक भी जगह यह स्थिति नहीं है। यह सब मिले हैं लोगों। आज तमाम संकटों पर विराम लगा है और यह देन है तो मोदी का देन है। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, कैमरामैन ललित के साथ कुमार आलोक, DD न्यूज, महाराजगंज।
मिदनापुर सीट से तृणमूल कांग्रेस ने सिटिंग एमएलए जून मालिया को मैदान में उतारा है। बंगला फिल्मों की अभिनेत्री जून मानती हैं कि बंगाल चुनाव में हिंसा होती है, लेकिन इसे वो प्रतिक्रिया का नाम देकर अपनी पार्टी का बचाव करती हैं। जून मालिया से चुनाव प्रचार के दौरान मिदनापुर के ग्रामीण अंचल में खास बातचीत की हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने। मिदनापुर सीट पर बीजेपी और टीएमसी के बीच में कड़ा मुकाबला है। दोनों महिला कैंडिडेट हैं और मेरे साथ हैं जून मालिया। आइए हम उनसे बात करते हैं जो टीएमसी की उम्मीदवार हैं। जून, किस तरह से इस कॉन्टेस्ट को देख रहे हैं आप? सिटिंग एमएलए भी हैं आप और अब आप एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत ही पॉजिटिव नज़रिया से देख रही हूँ। मैं सिटिंग एमएलए हूँ मिदनीपुर का। 3 सालों से मैं बहुत डेवलपमेंटल काम किए हैं और मिदनीपुर हैज़ गिवन मी अ लॉट ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स एंड एज यू कैन सी आई मीन वेयर एवर आई एम गोइंग, जहाँ भी जा रही हूँ आशीर्वाद तो है ही सबके साथ। इतना क्या बताऊँ, बेस्ट विशेस, लव। देखिए ना, गाड़ी को देखिए, थोड़ा दिखाइए सब, इतना फ्लावर्स, फूल, सब कुछ, इट्स ब्यूटीफुल। आई एम एंजॉइंग द मोमेंट। मैंने प्रॉमिस किया है कि मोहनपुर ब्रिज को करना पड़ेगा क्योंकि वो आर्टीरियल ब्रिज है विच ब्रिजेस खड़गपुर मिदनापुर फ्रॉम कैलकाटा खड़गपुर। It connects मिदनापुर एंड बांकुड़ा ऑनवर्ड्स। सो मोहनपुर ब्रिज बहुत ही एक महत्वपूर्ण ब्रिज है जो मुझे वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू वन। और फिर खड़गपुर में तो खैर रेल कॉलोनी में बहुत ही जो रेल कॉलोनी वाले हैं गोल बाज़ार है जहाँ पे रेल की ज़मीन के ऊपर सब जो भी बाज़ार है और वहाँ पे बहुत दिक्कत फेस कर रहे हैं जो वहाँ पे जो रहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बहुत ही दुखद सिचुएशन है क्योंकि आईआईटी खड़गपुर जहाँ पे है उसके सामने 100 मीटर्स भी नहीं है कि बच्चे लोग अभी भी स्ट्रीट लैम्प के नीचे पढ़ रहे हैं उनके बस्तियों में। यही मुझे बताना है पार्लियामेंट में जाके कि इसका थोड़ा समाधान करें। और क्या, वैसे मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे नॉन वायलेंस हो पोल में या पोल के बाद भी, पोस्ट पोल भी। तो यही मैं दुआ करती हूँ, यही मैं ईश्वर से प्रे कर रही हूँ कि भाई मिदनापुर लोकसभा में ऐसा कोई सिचुएशन ना आए। पर बीजेपी वालों को या जो भी ऑपोजिशन खड़े हैं उन्हें भी ये समझना चाहिए कि उनके तरफ से भी कोई इंस्टिगेशन ना आए। Yesterday what we saw in Hooghly and Barrackpur is very sad situation जहाँ पे बीजेपी के कैंडिडेट्स जाके वहाँ पे इंस्टिगेट कर रहे थे तृणमूल वाले को। आपने भी देखे हैं, तो ऐसे सिचुएशन ना हो यही बताना है। और क्या। ये है जून मालिया जिनका ये कहना है कि वो पूरी कोशिश कर रही हैं कि हिंसा ना हो और ये चाहेंगी कि उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी का विकास हो। कैमरामैन पीयूष के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़ मिदनापुर। बंगाल की मिदनापुर सीट से बीजेपी ने सिटिंग एमपी दिलीप घोष को बदलकर अग्निमित्रा पॉल को मैदान में उतारा है। पेशे से फैशन डिजाइनर अग्निमित्रा पॉल का मुकाबला टीएमसी नेता और बंगाली फिल्मों की अभिनेत्री जून मालिया से है। अग्निमित्रा के समर्थन में सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती ने रोड शो किया। अग्निमित्रा पॉल से बात की हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने। मैं इस वक्त मिदनापुर में हूं और यहाँ शुरू होने जा रहा है रोड शो। मेरे साथ हैं बीजेपी कैंडिडेट अग्निमित्रा पॉल। आइए मुझसे बात करते हैं। अगर आप यहाँ से जीतती हैं तो आपका पहला एजेंडा क्या होगा? देखिए, बहुत सारा एजेंडा है। एक तो अपना जो एजेंडा है, एक स्वास्थ्य जो है बहुत खराब अवस्था में है। यहाँ का सब लोग उड़ीसा चले जाते हैं चिकित्सा के लिए, यहाँ पर कुछ चिकित्सा नहीं होता है। तो ये विषय को एक बार देखना। आयुष्मान भारत कार्ड हम लोग दे रहे हैं, 70 बरस के ऊपर जो लोग हैं उनको दिया जा रहा है। टीएमसी के लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी ने अपना कैंडिडेट चेंज किया तो ये काफ़ी मुश्किल होगा आपके लिए। देखिए, आज आप देख रहे हैं कल ममता बनर्जी का एक रैली था, उसमें 700 का ऊपर लोग नहीं था। ये हम ग्राउंड लेवल का रिपोर्ट आपको बोल रहे हैं। आज हमारे इधर प्रधानमंत्री जी नहीं आए हैं। प्रधानमंत्री जी 2 दिन पहले आए थे। 1.5 लाख से ऊपर लोग तब था। और आज हमारे मिठुंदा आए हैं, आप देखिए कितना लोग है। स्तब्ध हो गया है मेदिनीपुर, सारे लोग रास्ते में हैं। और ये कोई पैसा देकर लाना, डीम भात, यहाँ पर ना टीएमसी वाले डीम अंडा और भात खिलाते हैं, उसका भी प्रलोभन देकर नहीं लाए हैं। स्वतःस्फूर्त तो आए हैं अपना
प्यार से आए हैं। एक आखिरी सवाल, जो 5th फेज का पोलिंग था बंगाल में सबसे ज़्यादा हुआ है, ये किस बात को इंडिकेट कर रहा है? बंगाल के लोग शांति चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, हर दूसरे राज्य की तरह। और ये आज बंगाल के लोग ठान ले लिया है कि ममता सरकार से बंगाल का राजनीति नहीं होगा, बंगाल आगे नहीं बढ़ेगा, सिर्फ बमबाजी होगा, टेररिज्म होगा। तो हम लोग को मोदी जी चाहिए, भाजपा चाहिए। तो ये है अग्निमित्रा पॉल जिनका ये कहना है बंगाल के लोग बदलाव चाहते हैं और मोदी जी के नाम पे बीजेपी यहाँ जीत हासिल करेगी। कैमरामैन पीयूष के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज, मिदनापुर। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने लोकसभा चुनाव के अंतिम 2 चरणों में सख्ती बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा राज्य में भाजपा की सरकार के गठन के बाद ही शांतिपूर्ण चुनाव संभव हो पाएगा। तो बंगाल में अशांति इलेक्शन के साथ एकदम अटैच हो गया है। तृणमूल कांग्रेस को हटाने के बाद जब भाजपा की सरकार बनेगी तब जाकर यहाँ पे शांतिपूर्ण इलेक्शन संभव है, नहीं तो पूरा शांतिपूर्ण इलेक्शन संभव नहीं है। इसलिए मैं इलेक्शन कमीशन से गुहार लगाऊंगा कि आगे आने वाले 2 चरणों में 25 तारीख और 1 तारीख की जो इलेक्शन होने वाला है उसमें सख्ती बरते। बिहार की सभी 40 सीटों को जीतने के लिए बिहार भाजपा के सभी नेता एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। चुनावी सरगर्मियों के बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार में स्वास्थ्य और कृषि मंत्री मंगल पांडे ने दावा किया है कि इस बार बिहार की सभी 40 सीटें भाजपा जीतेगी। डीडी न्यूज संवाददाता कुमार आलोक ने की मंगल पांडे से विशेष बातचीत। हमारे साथ है बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडे जी, जो बिहार के बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सर, आप सिवान जिले से हैं और आज प्रधानमंत्री की यहाँ सभा हुई। सर, क्या लगता है सिवान के सटे हुए सीमावर्ती जो सीटें हैं उन सीटों पर, 4 सीटों पर एनडीए की जीत पक्की है? तो ये मोदी जी की लोकप्रियता को दिखा रहा है, जैसे आज लाखों लोग इस सभा में आए। दूसरा, आगे फिर से उनकी सरकार बनने जा रही है और सिवान, महाराजगंज और गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र से फिर एनडीए के प्रत्याशी चुनाव जीतने जा रहे हैं। ये बहुत साफ दिख गया और अब आज से तो जो हवा थी वो लहर में बदल जाएगी। तो स्वाभाविक रूप से ये तीनों सीट और कल जो छपड़ा का चुनाव हुआ है वो सारण प्रमंडल का 4 सीट भाजपा और जदयू मिलकर एनडीए गठबंधन जीते। सर, अपोजिशन आरोप लगा रहा है कि जमीनी स्तर पर जो एनडीए गठबंधन है, जदयू के कार्यकर्ता बीजेपी के लिए ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, लोजपा के कार्यकर्ता बीजेपी के लिए ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। कितनी सच्चाई इस आरोप? ये जो विरोधी हमारे लोग हैं ना, जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, जिनको हार बड़ा साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है, वो हबड़ाहट में इस तरह की बातें कर रहे हैं और इस प्रकार का अनर्गल बयान का कोई भी असर ना तो हमारे कार्यकर्ताओं पर होने वाला है, ना आम जन पर होने वाला है। पूरा देश जब मोदी जी के लिए एकजुट है, पूरा समाज एकजुट है, सिवान, छपड़ा, गोपालगंज जिला एकजुट है, तो फिर कहीं कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। और एक एक कार्यकर्ता एनडीए का, सभी दलों का जी जान और पूरे प्राण से मोदी जी को फिर से तीसरी बार देश का प्रधान सेवक बनाने के काम में लगा हुआ है। सर, लास्ट क्वेश्चन, कितनी सीटें दे रहे हैं बिहार में? तब पिछली बार 39 सीटें आई थी, इस बार कितनी? इस बार 40 की 40 सीटें आएंगी। पिछली बार एक छूट गया था, लेकिन इस बार बिहार की जनता का मूड बहुत साफ है कि अब मोदी जी को पूरा 100% मार्क्स देना है, 40 का 40 देना है। ये थे मंगल पांडे जी, जिनका कहना था कि पिछले लोकसभा के चुनाव में जब 40 में से 39 सीटें हमने हासिल की थी, लेकिन इस बार 40 में से 400 सीट हम हासिल करेंगे। कैमरामैन ललित के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, महाराजगंज। देश में चुनावी माहौल और भीषण गर्मी के बीच वाराणसी के रामनगर की लस्सी के जरिए कुछ छात्र लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक कर रहे हैं। इन छात्रों से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की, ये रिपोर्ट देखिए। मैं अभी रामनगर में हूँ। रामनगर की लस्सी बहुत प्रसिद्ध है। ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र हैं और अच्छी बात यह है कि इन लोगों की एक दोस्त जो रामनगर में रहती है, उसने इन लोगों को लस्सी पे बुलाया चर्चा के लिए चुनाव की। क्या नाम है आपका? सर, निधि पांडे। निधि, आपने अपने साथियों को, जो आपके क्लासमेट हैं, यस सर, आपने इन लोगों को यहाँ पर किस लिए बुलाया? सर, मैंने ये, क्योंकि ये हमारे साथ पढ़ते हैं, तो मैंने इन्हें रामनगर की लस्सी पिलाने के लिए बुलाया है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम तभी मतलब मतदान देंगे जब मतलब आप हमें लस्सी पिलाएंगे। आप लोग जो आए यहाँ पे चर्चा की, लस्सी के साथ चर्चा कर रहे हैं, क्या निष्कर्ष निकाला आप लोगों ने चर्चा में?
निष्कर्ष यही है सर कि हम लोग मतदान बेशक करेंगे और लोगों को प्रेरित भी करेंगे इसके लिए। हम लोगों ने एक मजाक के तौर पर इनसे कहा था कि अगर आप लस्सी पिलाएंगे तभी हम मतदान करेंगे। लस्सी जो रामनगर की है उसके साथ मतदान को आप कैसे जोड़ेंगे? सर यहाँ की लस्सी अच्छी है और निधि बुलाई जो कि अच्छा लगा, तो सर मतदान मेरी पहली बार रहेगा, इसलिए सबको यही बोलेंगे कि सब लोग फर्स्ट टाइम में दीजिए और अच्छे से दीजिए, जो आप लोग को सही लगे उसी को चूज़ करिए। जिस भी प्रत्याशी को ये चुनेंगे इसी लस्सी की तरह अच्छा हो, इनके विकास के लिए, इनके शिक्षा के लिए, इनके स्वास्थ्य के लिए और ख़ास तौर से वाराणसी के लिए कार्य करे, ऐसे ही प्रत्याशी को ये लोग चुनेंगे ही और मतदान के लिए लोगों को प्रेरित भी करेंगे। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, रामनगर, वाराणसी। देश की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन तक पहुंचने की राह पर है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना शेयर बाजार ने ज़रूर पूरा कर दिया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट कैप आज कारोबारी सत्र के दौरान $5 ट्रिलियन पर पहुंच गया। लोकसभा चुनाव के बीच शेयर बाजार में ज़बरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। खास बात तो यह है कि $1 ट्रिलियन का इजाफा तो 6 महीने से भी कम समय में हुआ है। वहीं आंकड़ों पर बात करें तो BSE पर सभी लिस्टेड कंपनियों का जॉइंट मार्केट कैप आज यानी मंगलवार के कारोबारी सत्र के दौरान 414.75 लाख करोड़ रुपए $5 ट्रिलियन पर पहुंच गया। खास बात तो यह है कि इस मार्केट कैप को 4 से 5 ट्रिलियन तक पहुंचने में 6 महीने से भी कम समय लगा है। इसके साथ में 29 नवंबर 2023 को BSE 29 नवंबर 2023 को BSE का मार्केट कैप $4 ट्रिलियन पर पहुंचा था। उसके बाद 21 मई 2024 को $5 ट्रिलियन पर पहुंच गया है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना भारत के लिहाज से साबित हो रही है। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने SIT का गठन किया है। आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल से CM हाउस में मारपीट मामले की जांच के लिए किया गया गठन। इस मामले की अब तक जांच कर रही उत्तरी जिले की एडिशनल DCP अंजिथा चिपियला ही SIT की अगुवाई करेंगी। SIT में अंजिथा के अलावा 3 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी शामिल हैं। इनमें सिविल लाइन थाने के SHO भी हैं, जहां केस दर्ज है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने स्वाति मालीवाल मामले में आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल ने दुर्व्यवहार के लिए शिकायत दर्ज करवाई है, तो आखिर पार्टी लीडर केजरीवाल इस मामले पर चुप क्यों हैं और क्यों एक महिला का चरित्र हनन किया जा रहा है। पूरी की पूरी पार्टी उसका चरित्र हनन करने में लगी हुई है। तो हम पूछना चाहते हैं आम आदमी पार्टी से कि आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी है। आप आरोप लगा रहे हैं। देखिए साहब, सांसद आपका, पार्टी आपकी, घर आपका, मुख्यमंत्री आपका, पूर्व PA आपका, लड़ाई हुई आपके दोनों लोगों के बीच में, और इस आपका पाप भी आपका और आरोप हम पे। भाई आपकी तो वो इसे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इसमें हमारा क्या था, सब कुछ तो आप ही का था। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने आप सांसद स्वाति मालीवाल मारपीट मामले पर एक प्रेस रिलीज जारी कर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि स्वाति मालीवाल पर मुख्यमंत्री के आवास पर कथित हमले के मुद्दे पर मीडिया में चल रही खबरों से बहुत व्यथित हूं। उपराज्यपाल ने बताया कि सोमवार को स्वाति मालीवाल ने फ़ोन कर अपना दर्दनाक अनुभव और अपने ही सहकर्मियों द्वारा दी जाने वाली धमकी और शर्मिंदगी बयां की। उन्होंने सबूतों से कथित छेड़छाड़ पर भी चिंता व्यक्त की। उपराज्यपाल ने कहा कि स्वाति मालीवाल पर की गई कोई भी शारीरिक हिंसा और उत्पीड़न अक्षम्य और अस्वीकार्य है। उपराज्यपाल ने कहा कि ये सबसे अधिक परेशान करने वाली बात है कि कथित अपराध स्थल मुख्यमंत्री का ड्राइंग रूम था और उनके सबसे करीबी सहयोगी ने एक अकेली महिला के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया। राज्यसभा के उनके साथी सदस्य ने मीडिया के सामने उनकी बात की पुष्टि की और कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन इसके बाद पूरी तरह से यू टर्न ले लिया गया। ये भी अकल्पनीय और चौंकाने वाला है।
उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है और आश्वासन दिया कि मामले का समुचित हल निकाला जाएगा। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में फंसी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस बार विदेशी फंडिंग लेने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ईडी ने गृह मंत्रालय को आम आदमी पार्टी की विदेशी फंडिंग से जुड़ी रिपोर्ट सौंपी है। इसमें बताया गया है कि आम आदमी पार्टी को अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, ओमान और अन्य देशों के कई दानदाताओं से पैसा मिला है। इस पैसे को ट्रांसफर करने के लिए कई दानदाताओं द्वारा एक ही पासपोर्ट नंबर, क्रेडिट कार्ड, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया है। ईडी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को बताया है कि आपको 2014 से 2022 के दौरान 7 करोड़ 8 लाख रुपए का विदेशी फंड प्राप्त हुआ है। जांच एजेंसी ने पार्टी पर इस विदेशी फंड को हासिल करने में भारतीय दंड संहिता (IPC), जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA) और विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) के उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। इस फंड को हासिल करने के लिए विदेशी दानदाताओं की पहचान और राष्ट्रीयता के साथ साथ कई अन्य तथ्यों को छिपाने जैसे आरोप ईडी ने अपनी रिपोर्ट में लगाए हैं। तो विदेश से फंडिंग पर आम आदमी पार्टी घिर गई है। कनाडा में कार्यक्रमों के दौरान जुटाई गई धनराशि आप नेता दुर्गेश पाठक के खाते में भेजी गई रकम, ये ईडी का कहना है। गृह मंत्रालय को ईमेल से बातचीत के साक्ष्य मिले हैं। गृह मंत्रालय को जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें यह है, भगवंत तूर के जरिए पाठक कपिल भारद्वाज को भेजे गए $29,000। दानकर्ता राशि का विवरण कनाडा में आप ओवरसीज इंडिया के पास है। दानकर्ता के नाम पार्टी के आधिकारिक रिकॉर्ड से गायब हैं। दानकर्ता की जानकारी जानबूझकर छिपाई गई है। 30 जनवरी 2016 को टोरंटो में $11,786 जुटाने का दावा किया गया है। कार्यक्रम के आयोजन में खर्च हुए $11,786 में से $3,821, बाकी बचे $7,955 को छोड़ दिया गया। ये बची हुई रकम 11 आप कनाडा स्वयंसेवकों के पासपोर्ट का उपयोग करके आप इंडिया के IDBI बैंक खाते में डाली गई थी। ईडी ने यह भी बताया कि विदेश से पार्टी फंड में आए इस पैसे में से कुछ पैसे विधायक दुर्गेश पाठक ने अपने अकाउंट में भी ट्रांसफर किए। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि अंटार्कटिका की रक्षा करना केवल पर्यावरण संरक्षण का मामला नहीं है, बल्कि वर्तमान और भावी पीढ़ियों की भलाई के लिए एक साझा जिम्मेदारी भी है। केंद्रीय मंत्री रिजिजू केरल के कोच्चि में 46वीं अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा कि अंटार्कटिक ट्रीटी यानी अंटार्कटिक संधि अंटार्कटिका के पर्यावरण, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण के लिए पूरी दुनिया की प्रतिबद्धता पर जोर देती है। बैठक का आयोजन राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया गया। Antarctica, with its vast, pristine wilderness, a huge refrigerator of ice, serves as a critical climate modulator and a sentinel of climate change. It holds invaluable clues to our planet's past and future climate, making our collaborative efforts in its preservation all the more critical. This icy expanse is not just a frozen desert, it is a dynamic, living laboratory that demands our highest commitment to protection and study. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ओडिशा के भुवनेश्वर से बालेश्वर तक आम लोगों के साथ ट्रेन में यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने रेल यात्रियों से मुलाकात की और रेल विभाग द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं पर यात्रियों के साथ चर्चा की। अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार द्वारा रेलवे के कायाकल्प में किए गए कार्यों की जानकारी भी दी।
विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों के सचिव दामू रवि ने कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में जुलाई में होने वाले एससीओ के राज्याध्यक्षों के आगामी शिखर सम्मेलन की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। बैठक का उद्घाटन कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायेव ने किया। उन्होंने आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ सहयोग कार्यक्रम पर भारत की सहमति को इस दिशा में एक ठोस कदम बताया। बैठक में रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों, ईरान के विदेश मामलों के उपमंत्री, एससीओ के महासचिव और एससीओ क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना की कार्यकारी समिति के निदेशक ने भाग लिया। दामू रवि ने रूस के विदेश उपमंत्री आंद्रेई रुडेंको और कजाकिस्तान सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों सहित कई बैठकें की। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों के सचिव दामू रवि ने गांधी जी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और समीपवर्ती देशों के संगठन बिम्स्टेक ने बिम्स्टेक चार्टर के लिए अपना समर्थन दे दिया है। समर्थन के साथ ही चार्टर लागू हो चुका है। भविष्य की प्राथमिकताओं को देखते हुए बिम्स्टेक चार्टर को लागू किया गया है। मार्च 2022 में कोलंबो में आयोजित 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए। इस संगठन में भारत, थाईलैंड, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार और श्रीलंका शामिल हैं। एक्स पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस विषय को लेकर लिखा कि चार्टर लागू होने से संगठन के देशों के बीच समृद्धता, शांति और आपसी प्रतिबद्धता की पुष्टि होती है। ये हमारे साझा इतिहास, संस्कृति, दृष्टिकोण और एक दूसरे के प्रति पारस्परिक सम्मान के आधार पर हासिल किया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर लिखा कि बिम्स्टेक क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। बिम्स्टेक चार्टर 20 मई 2024 को लागू हुआ, जो बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के सार्थक सहयोग और गहन एकीकरण के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचा प्रदान करता है। यह बिम्स्टेक को अन्य इच्छुक देशों, संगठनों के साथ साझेदारी करने और नए सदस्यों को स्वीकार करने में सक्षम बनाता है। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर 2023 को जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज करने का फैसला दिया था। इसी फैसले पर अदालत से पुनर्विचार की मांग की गई थी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने गुरुग्राम में आज बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने IREO समूह की कंपनियों पर छापेमारी के दौरान करोड़ों की बरामदगी के अलावा अन्य दस्तावेज भी जब्त किए हैं। ईडी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर इसकी जानकारी साझा की है। ईडी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुग्राम में आज 58 करोड़ 93 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत IREO समूह की कंपनियों और अन्य फर्म से ये संपत्ति कुर्क जब्ती की है। ईडी द्वारा जब्त की गई संपत्ति में IREO समूह की कंपनियों से जुड़े पार्सल, जमीन और बैंक खाते के रूप में 58.93 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। अब तक इस मामले में 1376.23 करोड़ की कुर्की की जा चुकी है। आपको बता दें कि IREO भारत के रियल एस्टेट उद्योग में एक प्रसिद्ध नाम है और इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है। छत्तीसगढ़ के अरनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस सर्चिंग अभियान के दौरान 2 नक्सली गिरफ्तार किए गए। दंतेवाड़ा पुलिस के निर्देशानुसार जिले में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत केशापारा पोटाली के पास से 2 संदिग्ध व्यक्ति पुलिस पार्टी को देखकर छिप रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया। पुलिस पकड़े गए नक्सलियों से पूछताछ कर रही है। थिएटर कमांड के तहत सेना की तीनों कमान, थल सेना, वायुसेना और नौसेना के एकीकरण पर जोर दिया जा रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान ने संयुक्त परिचालन संरचनाएं बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए
तीनों सेनाओं से एक संयुक्त संस्कृति बनाने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में आयोजित 22वें मेजर जनरल समीर सिन्हा मेमोरियल लेक्चर के हिस्से के रूप में जॉइंटमैनशिप द वे अहेड विषय पर बोलते हुए CDS ने कहा कि संयुक्तता एक के तहत तीनों कमान में आपसी समझ को बढ़ाया गया है। उन्होंने सशस्त्र बलों में संयुक्त संस्कृति विकसित करने को संयुक्तता 2 करार दिया। CDS ने कहा कि हमें प्रत्येक सेवा का सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए और सबसे कम सामान्य भाजक के लिए समझौता करने के बजाय उच्चतम सामान्य कारक पर ध्यान देना चाहिए। IIT मद्रास में स्पिक मैके के 9वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। 33 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम की शुरुआत शास्त्रीय नृत्य, संगीत और शिल्प कार्यक्रम के साथ हुई। छात्रों ने ख्याति प्राप्त संगीत गुरुओं के सानिध्य में 1300 से अधिक छात्रों ने ध्रुपद, गुरबानी, सत्रिया, भरतनाट्यम, कर्नाटक और हिंदुस्तानी गायन, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, कथकली सहित कई गहन कार्यशालाओं में भाग लिया। पद्मश्री विदुषी कन्याकुमारी के मनमोहक कर्नाटक वायलिन संगीत कार्यक्रम के साथ दिन का समापन हुआ। निशांत चंद्रन ने वायलिन बजाया, अनिरुद्ध अत्रेया ने कंजीरा बजाया और पारुपल्ली फाल्गुन ने मृदंगम बजाया। उनकी संगीतमय केमिस्ट्री ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कान फिल्म महोत्सव के 8वें दिन भारत पवेलियन में पानी के महत्व पर केंद्रित फिल्म वर्ल्ड विदाउट वाटर लॉन्च की गई। फिल्म के निर्देशक मनोज पांड्या से खास बातचीत की हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा ने। पानी कितना महत्वपूर्ण होता है, उसकी संरक्षा करना कितना ज़रूरी होता है, इसे विशेष महत्वपूर्ण विषय को लेकर एक मूवी बनी है WWW वर्ल्ड विदाउट वाटर, जिसकी ट्रेलर और पोस्टर लॉन्च यहाँ भारत पवेलियन में की गई है। हमारे साथ मनोज पांड्या हैं जो कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं। मनोज जी, क्यों आपने सोचा इस टॉपिक के ऊपर में एक मूवी बनाई जाए? मैम देखिए, लोग तरह तरह की फिल्में बना रहे हैं, अवेयरनेस में पेड़ काट रहे हैं, लोग बना रहे हैं। हमारे दिमाग में एक दिन हम 4 दोस्त बैठ के उस वक्त हमारे पास एक छोटी बोतल पानी की थी और ऐसे ही दिमाग में आया कि कल को पानी नहीं रहेगा तो कैसे हम पानी पिएंगे। ये तो आपने बता दिया कि विषय क्या है, लेकिन थोड़ी सी कहानी के बारे में बताएं, कैसे ये डेल्व करता है अंदर और कैसे इसे ये इंटरेस्टिंग बनाए रखता है। कहानी हमने मैम इसको एक छोटी सी फिक्शन में रखी है। 2 दोस्त हैं, एक दोस्त एक दिन अचानक सपने में चला जाता है और वो 2070 को सपने में देख रहा है और वो देख रहा है कि चारों तरफ लड़ाई चल रही है, लड़ाई हो रही है। और लड़ाई किसके लिए हो रही है? वॉर के लिए, पानी के लिए लड़ाई हो रही है। भारत पवेलियन को, कान फिल्म फेस्टिवल को कैसे आप देखते हैं? क्योंकि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है ऐसे छोटे बैनर के मूवीज़ को या जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेके होते हैं उसे विश्व तक पहुंचाना, कैसे इस प्लेटफॉर्म को देखते हैं आप? नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि भारत पवेलियन हमारे साथ है और हम जैसे लोगों को मंच देता है। यहाँ पे बड़े से बड़े मेकर्स आते हैं, छोटे से छोटे मेकर्स को ही मौका मिला है। रियली आई एम थैंकफुल टू भारत पवेलियन। भारत पवेलियन हम हमेशा बता रहे हैं कि एक लॉन्च पैड की तरह काम कर रहा है। रीजनल सिनेमा, जो छोटे बैनर के सिनेमा हैं, उन्हें विश्व स्तर तक पहुंचाने में, और जैसा वो बता रहे थे कि WWW इसका नाम रखा गया है शॉर्ट फॉर्म में, तो ये भी एक काफ़ी यूनिक तरीका है, अनोखा तरीका है लोगों को अपने फिल्म तरफ अट्रैक्ट करने का। श्यामा मिश्रा, DD न्यूज़, कैन, फ्रांस। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मुगल रोड पर पीर की गली क्षेत्र में भूस्खलन से यातायात प्रभावित हुआ है। यातायात बाधित होने से मार्ग पर कई वाहन फंसे हुए हैं। मलबा हटाकर फिर से यातायात बहाल करने के लिए प्रशासन का अभियान जारी है। दरअसल पीर की गली क्षेत्र में मुगल रोड पर अचानक पहाड़ की चट्टानें भरभरा कर गिर गईं, जिससे ये मार्ग अवरुद्ध हो गया। देश भर में मौसम का गर्म मिजाज लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। बढ़ते तापमान की वजह से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। देश के कई इलाकों में इस वक्त तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। कुछ जगहों पर तो इसके भी ऊपर पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान बढ़ने का अनुमान लगाया है। गर्मी बढ़ने के कारण हीट वेव ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। वहीं एक्सपर्ट ने लोगों से अपनी सेहत का ध्यान रखने की अपील की है।
उत्तर भारत में जहां गर्मी की मार पड़ रही है, वहीं दक्षिण भारत में मानसून ने लोगों को राहत जरूर दी है। यहां केरल के एर्नाकुलम शहर के कुछ हिस्सों में मंगलवार को तेज बारिश देखने को मिली। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप हमें इजाज़त दीजिए, लेकिन जाते जाते आपको हम छोड़ के जाते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। नमस्कार। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 22 मई को ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ईरान का दौरा करेंगे। वहीं रईसी के सम्मान में मंगलवार को पूरे भारत में 1 दिवसीय राजकीय शोक रखा गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को दिल्ली में ईरानी दूतावास का दौरा किया और हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी तथा विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियन की मौत पर भारत की ओर से गहरी संवेदना व्यक्त की। दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाला मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। वहीं आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया को आज फिर बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि 31 मई के लिए बढ़ा दी है। दिल्ली शराब नीति के आरोपी अरविंद केजरीवाल और के कविता के खिलाफ कई केस चल रहे हैं। इस बीच ईडी ने विशेष अदालत से कहा है कि दोनों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। एनआईए ने बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए विस्फोट से संबंधित मामले की जांच के तहत मंगलवार को कई राज्यों में छापेमारी की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। महादेव ऑनलाइन सट्टे मामले में कोरबा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी गोवा में बैठकर सट्टे का संचालन कर रहे थे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। हेमंत सोरेन ने पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल को मिली राहत का हवाला देते हुए चुनाव के मद्देनजर अंतरिम जमानत की मांग की थी। दिल्ली एनसीआर में प्रवर्तन निदेशालय छापेमारी कर रही है। ईडी रिटायर्ड आईएएस रमेश अभिषेक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इससे पहले आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई भी रमेश अभिषेक के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है। पुणे में पोर्श कार हादसे में महाराष्ट्र पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। पुलिस ने औरंगाबाद जिले से आरोपी नाबालिग लड़के के पिता विशाल अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने नाबालिग के पिता के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 और 77 के तहत मामला दर्ज किया है। केदारनाथ धाम में एक बार फिर से बाबा के गर्भगृह में दर्शन शुरू हो गया है। अब धाम पहुंचने वाले सभी भक्त मंदिर के गर्भगृह में जाकर बाबा केदारनाथ के दर्शन कर सकते हैं।